हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रो माने आरबीसी और पोइसिस माने फॉर्मेशन। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। सो दिस इज इरेथ्रो मीन्स आरबीसी एंड पोइसिस इज द फॉर्मेशन। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। जो सारी सेल्स हैं ब्लड में, चाहे वो आरबीसी हो, प्लेटलेट हो या फिर आपकी डब्ल्यूबीसी हो, वो सारी की सारी बन के आती हैं बोन मैरो से। तो बोन मैरो क्या चीज़ है? जैसे हमारी कोई भी बोन है, इस बोन के अंदर की तरफ एक लिक्विड टाइप का, सेमी लिक्विड टाइप का कह सकते हो आप, तो सेमी सॉलिड टाइप का एक सब्सटेंस होता है इसके बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। और इसी बोन मैरो से सारी की सारी सेल्स बनती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज़ है कि जो सारी की सारी सेल्स बनती हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस माने होता है सारी जो सेल्स हैं उनका बनना, उसको बोलते हैं हम हीमोपोइसिस, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं इरेथ्रोपोइसिस माने आरबीसी का फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस क्योंकि ल्यूकोसाइट्स हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में इरेथ्रोपोइसिस की, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन की। टोटल आरबीसी के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? वो है 7 to 9 डेज। तो 7 to 9 डेज इस आरबीसी के टोटल फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। दूसरी बात आती है कि आरबीसी जो है आपका, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब उनका लाइफ स्पैन, वो कितना होता है? लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का, वो होता है 120 डेज, यानी कि एक आरबीसी 120 डेज तक जिंदा रहती है और उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो अब ये जो इरेथ्रोपोइसिस है वो अकॉर्डिंग टू द एज डिफरेंट जगह पर होता है। यानी कि जब बच्चा मदर के यूट्रस में है, जिसको हम बोलते हैं इन यूट्रो, उसमें एक डिफरेंट कुछ स्ट्रक्चर से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। छोटे बच्चों में आरबीसी का फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता है और एडल्ट में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता है। तो एडल्ट में जो होता है वो मेनली बोन मैरो से होता है। बोन मैरो से ही हमारी सारी बॉडी की सेल्स बनती है। वैसे तो अगर हम बात करें कि हम जैसे ये जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ल्यूकोसाइट्स, और इसके अलावा भी जो सेल्स बन सकती हैं वो बोन मैरो से ही प्रिजर्व होती है, मतलब बोन मैरो से ही बन सकती हैं। अब आता है ये कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग एज में ये आरबीसी का फॉर्मेशन किस किस जगह से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फीटस की, यानी कि जब बच्चा मदर के यूट्रस में है, यानी इन फीटस इंपॉर्टेंट है कि यॉर्क, लिवर और स्प्लीन में भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द बोन मैरो। मतलब बोन मैरो में तो होता ही है, बाकी यॉर्क, लिवर एंड स्प्लीन में भी होता है। तो ये यॉर्क क्या चीज़ है? यॉर्क एक सेक टाइप का स्ट्रक्चर है फीटस में। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है मदर के अंदर, तो वहाँ पर एक सेक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम यॉर्क कहते हैं, और वो डेवलपिंग बच्चे को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और बाद में जब डेवलपमेंट होता है तो यॉर्क से बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो जिनमें यॉर्क से आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन इन फीटस यॉर्क में होता है, लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है और बोन मैरो में होता है। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब तक वो बड़ा होता है, यानी इन चिल्ड्रन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, हर एक बोन के अंदर ये बोन मैरो होती है, और हर बोन के बोन मैरो से चिल्ड्रन के अंदर ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सारी ही सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो हर बोन के अंदर जो बोन मैरो होती है उससे होता है। अब एडल्ट्स के अंदर क्या होता है? एडल्ट्स में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट्स हो जाता है, तो काफ़ी सारी बोन्स की बोन मैरो जो है वो अब कैपेबल नहीं रहती कि वो आरबीसी का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है। तो अब कुछ ही जगह की बोन मैरो है जिनमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है एडल्ट में। तो वो कहाँ कहाँ होता है? जैसे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, इनकी जो बोन है उनमें जो बोन मैरो है, बीएम इज बोन मैरो ऑफ स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल, पैक्टोरल गर्डल, पेल्विस एंड अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, इनमें ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो एडल्ट में होता है। कैसे इसको याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखिए, एक स्ट्रक्चर आगे की है, एक स्ट्रक्चर पीछे की है और एक उनको जोड़ने वाली है। तो आगे की स्ट्रक्चर है स्टर्नम, तो स्टर्नम में होता है। पीछे की जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी वर्टिब्रा, तो स्टर्नम में
पीछे वर्टिब्रा में, और उनको जोड़ने वाली है रिब्स। तो 3 स्ट्रक्चर तो आपको ये याद हो गई, स्टर्नम, वर्टिब्रा एंड रिब्स। ठीक, उसके बाद आप याद रखिए ऊपर है स्कल, यहाँ पर आपकी आ जाती है पैक्टोरल गर्डल और नीचे आ जाती है आपकी पेल्विस। तो 3 स्ट्रक्चर ये हो गई, स्कल, पैक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस। फाइन, तो 3 और 3 6 स्ट्रक्चर ये हो गई जिनकी बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बाकी क्या होता है कि अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ये वाली जो बोन है इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो अपर एंड का जो है, इसका जो अपर एंड है, तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे सिर्फ एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है। जो थाई की आपकी बोन है वो होती है फीमर, उसमें भी अपर एंड पे ही इसका फॉर्मेशन होता है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पैक्टोरल गर्डल से भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी के नियर बाई जो एंड है ह्यूमरस का, वहाँ पे भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो पेल्विस है, तो पेल्विस के नियर बाई जो एरिया है इसका फीमर का जो पोर्शन है, यानी अपर एंड ऑफ फीमर, वहाँ पे भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब आरबीसी का फॉर्मेशन फीटस में, इन स्ट्रक्चर्स में हो गया, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स में चिल्ड्रन में हो गया, और इन बोन्स की बोन मैरो में एडल्ट्स में ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो में होती हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स पे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है। तो बोन मैरो में जो होती है वो क्या है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, और ये एक ऐसी टाइप की सेल्स होती हैं जो बॉडी की किसी भी सेल्स को बना सकती है। ये स्टेम सेल में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी भी तरह की बोन मतलब सेल्स को बना सकती हैं, बॉडी में किसी भी ऑर्गन की सेल्स को। इसलिए इन स्टेम सेल्स को आजकल क्या है ना, प्रिजर्व भी करा जाता है। जो अम्बलाइकल कोड होती है बच्चे की, जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर आपने कई बार देखा भी होगा, वैसे क्या करते हैं कि अम्बलाइकस को हम जब कट करते हैं उससे पहले उसका थोड़ा सा ब्लड ले लिया जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड का, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल्स आती हैं और उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कभी किसी ऑर्गन में बच्चे के प्रॉब्लम हो तो उस ऑर्गन को बनाने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। मतलब ये रिसर्च भी चल रही है और यूज़ हो सकता है। और ये जो सेल्स हैं स्टेम सेल्स, क्योंकि ये हर तरह की सेल्स को बनाती हैं, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम बोन मैरो में हो जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं बोन मैरो डिप्रेशन, तो हर तरह की सेल्स आपकी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो जैसे बोन मैरो डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है इसमें सारी की सारी टाइप की सेल्स आपकी कम हो जाती हैं, आरबीसी भी कम हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं, क्योंकि सारी की सारी सेल्स कहाँ से बन के आ रही हैं, बोन मैरो से। ठीक है, तो बोन मैरो डिप्रेशन का से जो होता है एप्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस होता है। एप्लास्टिक का मतलब कुछ नहीं है, उसमें कोई सी सेल्स नहीं है, तो उसमें सारी की सारी सेल्स कम हो जाती हैं। और इसका बहुत कॉमन कॉज है जो आजकल कैंसर थेरेपी होती है। कैंसर थेरेपी में हम जो ड्रग देते हैं उनका नाम होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी बोन मैरो डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसीलिए जैसे जो ड्रग्स चलती हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको कीमोथेरेपी बोला जाता है। कैंसर में जो ड्रग चलती हैं, इसलिए जब कीमोथेरेपी चलती है तो उनमें सारी सेल्स कम हो जाती हैं, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी और प्लेटलेट्स भी। इसीलिए उन पेशेंट्स में मतलब जब आफ्टर द कीमोथेरेपी जो पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपी के बाद में कुछ टाइम तक उन्हें बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि इन्फेक्शन क्या चांसेस कम से कम हो, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी कम है और रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उस टाइम पे बहुत कम होती है। इसलिए उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, और एनीमिया के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रहता है जब कीमोथेरेपी चल रही होती है। प्लेटलेट्स भी कम होती है, इसलिए उनमें हेमरेज होने का चांस, मतलब ब्लीडिंग होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि एडल्ट्स में सारी की सारी जो सेल्स हैं बोन मैरो से बन के आ रही हैं, तो बोन मैरो डिप्रेशन में सारी सेल्स कम हो सकती हैं, और कैंसर कीमोथेरेपी जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इरेथ्रोपोइसिस जो है वो अलग अलग एज में किस किस जगह पे प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं। ओके, तो ये स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स हैं हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, यानी हीमो माने हीम, यानी कि जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं हीमोपोएटिक सेल्स को, चाहे वो आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, उनको हम बोल रहे हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। साइटो जो है सेल के लिए यूज होता है, और ब्लास्ट क्या होता है, जो उनको सेल्स को प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं उनको हम ब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और फाइनल जो सेल्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं साइट। जैसे आरबीसी को हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट, ओके, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, तो उनके लिए साइट यूज होता है। और इनको प्रोड्यूस करने वाली जो मदर सेल है उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्लास्ट।
तो यहाँ पे जो सेल है वो है हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट यानी कि जो उन सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। और इनको दूसरा नाम कहते हैं PUSC। PUSC का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट का मतलब है ये बहुत तरह की सेल्स बना सकती है, इसलिए इनका नाम है प्लूरिपोटेंट। और अनकमिटेड यानी किसी के लिए कमिटेड नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई बंदा किसी के लिए कमिटेड है, यानी कि ये उसी के साथ एंगेज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये, लेकिन ये सेल जो है अनकमिटेड है, यानी कि ये कमिटेड नहीं है कि भाई आपको WBC बनानी है या RBC बनानी है, प्लेटलेट बनानी है, कोई भी टाइप की सेल बना सकती है। तो ये स्टेम सेल है आपकी। तो हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल से ही सारी सेल्स बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कमिटेड हो जाती है, तो उनको हम जैसे अब फाइनल सेल्स जो आएंगी, पहले इसके बीच में भी एक फेज हम बोल सकते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, ठीक है। तो यहाँ के बाद अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, RBC की सीरीज चल सकती है, अलग से एक चेंज होकर कुछ इनमें WBC बना सकती है, कुछ इसमें अलग टाइप के प्लेटलेट्स की सीरीज भी बना सकती है। तो हमारा टॉपिक है RBC से रिलेटेड, इसलिए हम यहाँ पर RBC देख रहे हैं। तो पहले जो सेल्स होती है वो होती है प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अभी तक मदर सेल चल रही है इसलिए इनको ब्लास्ट सेल बोलेंगे। और प्रो कह रहे हैं पहले, जो RBC के फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स हैं जो पहले हैं उनको प्रो बोलते हैं। तो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, प्रो माने पहले, सो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट। उसके बाद 3 सेल्स हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट, इनका नाम है नॉर्मोब्लास्ट, ओके। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट, ओके। उसके बाद आती हैं रेटिकुलोसाइट, फिर आती हैं RBC और इरेथ्रोसाइट। ये जो RBC फॉर्मेशन की जो स्टेजेस हैं, इनके टाइम के दौरान क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सेल का जो साइज़ है वो सेल साइज डिक्रीज होता है, यानी कि जो ऊपर वाली सेल्स हैं इनमें जो सेल का साइज़ है वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं उनमें सेल का साइज़ छोटा होता चला जाता है। तो मैचुरेशन के साथ साथ, मतलब सेल्स का जो RBC का फॉर्मेशन है मैचुरेशन के साथ साथ, उसमें जो साइज़ है वो RBC का साइज़ सबसे छोटा होता है, ये और बड़ा होता है, ये और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, ठीक है। तो सेल का साइज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, जो ऊपर की सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस होता है, और धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो छोटे साइज का होता जाता है और लास्ट में ये डिसअपीयर हो जाता है। तो RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फाइनली ये डिसअपीयर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग मैचुरेशन सेल साइज छोटा हो रहा है और न्यूक्लियस पहले छोटा हो रहा है, फिर ये डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद इसमें न्यूक्लियोलाई भी होती हैं, वो भी डिक्रीज होती हैं और फाइनली डिसअपीयर होने लगती है। तो न्यूक्लियाई भी, न्यूक्लियोलाई ऑल्सो डिसअपीयर, ओके। उसके बाद जो चेंजेस आते हैं इसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है, हीमोग्लोबिन अपीयर। तो इसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन, ओके। और एक पॉइंट होता है कि साइटोप्लाज्म का क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजेस। अब ऐसा लगता है कि सेल का साइज तो छोटा हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म कैसे बढ़ रहा है। एक्चुअली क्या है, ये सेल है, RBC जैसे सेल है जो डेवलप होती जा रही है, इसमें न्यूक्लियस पहले इतना बड़ा था, साइटोप्लाज्म यहाँ था, अब ये न्यूक्लियस धीरे धीरे छोटा हो रहा है और फिर डिसअपीयर होने लगता है। ऑल्दो सेल का साइज छोटा हो रहा है धीरे धीरे, पर न्यूक्लियस बहुत ही कम जगह लेता जा रहा है, इसलिए जो सेल का साइटोप्लाज्म का जो साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। तो सेल का साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड डिसअपीयर हो रही है, बट साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो दीज आर द चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इरेथ्रोपोइसिस, ओके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमीडिएट प्रिकर्सर कौन है। इमीडिएट प्रिकर्सर का मतलब जस्ट पहले RBC से कौन बनता है, वो है रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द RBC। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, RBC में और रेटिकुलोसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। RBC में भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन रेटिकुलोसाइट का साइज थोड़ा बड़ा होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर होता है रेटिकुलोसाइट की, कि जैसे ये रेटिकुलोसाइट सेल है,
इसमें अगर इसको हम स्टेन करें ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू से तो उसमें आपको थोड़े थोड़े ब्लू डॉट्स दिखाई देते हैं। तो ये जो सेल है, एक्चुअली जो रेटिकुलोसाइट है ये ब्लड में आने लग जाती हैं, तो ब्लड में आप रेटिकुलोसाइट्स भी देख सकते हैं और आरबीसी भी देख सकते हैं। ये सारी सेल्स बाकी नहीं देख सकते क्योंकि वो बोन मैरो में ही डेवलप हो रही हैं। तो ब्लड में आप कुछ परसेंटेज में रेटिकुलोसाइट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरह से ना ब्लू कलर का क्रोम वो दिखाई देता है। इसमें ब्लू कलर का आपको ये दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब आप इसको ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू से स्टेन करते हो। जब आप इसको स्टेन करते हो बाय ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, तो ये आपको इसमें थोड़े से ब्लू कलर का एक नेटवर्क टाइप का दिखाई देता है, ब्लू कलर का। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेमनेंट्स ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। आरएनए और एंड राइबोसोम के रेमनेंट्स बचे रह जाते हैं। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऑर्गेनली डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें। ओके, धीरे धीरे इस डेवलपमेंट के हिसाब से सेल्स भी छोटी हो रही है और ऑर्गेनली भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं। आरबीसी में सिर्फ क्या है? सेल है और उसमें जो है बीच में होलो रहता है और आसपास में हीमोग्लोबिन रहता है। तो लेकिन यहाँ पे जो रेटिकुलोसाइट है उसमें रेमनेंट्स बचे रह जाते हैं, कुछ बचा हुआ पोर्शन रह जाता है आरएनए का और राइबोसोम का, जो कि ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू से कलर लेके एक ब्लू कलर के रेमनेंट्स टाइप बनाता है। ठीक है, तो स्टेजेस में वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टेम सेल, अनकमिटेड स्टेम सेल्स, फिर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट और फिर 3 सेल्स अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट, वो है नॉर्मोब्लास्ट, फिर इमीडिएट प्रिकर्सर रेटिकुलोसाइट और ये आरबीसी। तो बहुत सिंपल हो गया याद करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। फाइन, तो कौन कौन से फैक्टर्स है, कैसे ये रेगुलेट होता है? इसके लिए जो फैक्टर्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं 3 पोर्शन में। हार्मोनल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर यानी डाइट में आप क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, और अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इरेथ्रोपोइटिन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इरेथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी से सिक्रीट होता है और ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इरेथ्रो, नाम ही ऐसा लिखा गया इरेथ्रोपोइटिन, यानी इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है ये। और ये जो इरेथ्रोपोइटिन है ये किडनी से सिक्रीट होता है, इसीलिए किडनी डिजीज़ के केस में एनीमिया होना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वहीं से इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीट हो रहा है। इसलिए कुछ किडनी डिजीज़ में इरेथ्रोपोइटिन कम सिक्रीट होता है और जिससे आपका एनीमिया हो सकता है। तो इरेथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है इरेथ्रोपोइसिस को। फिर आता है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स भी आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इसलिए मेल्स में आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो एंड्रोजन है जो इसको इंक्रीज करता है, एस्ट्रोजन है जो इसको डिक्रीज करता है, इसलिए फीमेल्स में थोड़ा फॉर्मेशन कम होता है कंपैरेटिवली, इसलिए आरबीसी का नंबर फीमेल्स में कम है और मेल्स में ज़्यादा है। फिर आता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि ऑलमोस्ट बॉडी की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और थायरॉक्सिन जो है आपका आरबीसी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। और एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, वो भी आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बॉडी की काफ़ी सारी ग्रोथ्स में साथ साथ चलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन बढ़ाते हैं, इरेथ्रोपोइटिन भी बढ़ाता है। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है डाइटरी फैक्टर। तो डाइटरी फैक्टर में ऐसे आप सबसे कॉमन जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आयरन से बना है, तो आयरन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी चाहिए। ओके, और विटामिन B12 भी चाहिए। तो आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 ये तीनों ही मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें डाइट में चाहिए जिससे कि इसका आरबीसी का फॉर्मेशन हो सके। तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ये दोनों ही मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आयरन नहीं होगा तो क्या होगा? आयरन नहीं होगा तो सेल जो है वो छोटी रह जाएगी, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, मैचुरेशन बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन इसमें आयरन अगर नहीं है तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, इसलिए सेल जो है छोटी होगी और इसमें हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो इस टाइप के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब हाइपो माने कम,
क्रोमिक माने कलर, इनमें हीमोग्लोबिन कम है इसलिए इनका नाम है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। और माइक्रोसिटिक माने, माइक्रो माने छोटा, साइटिक माने सेल, तो उसमें सेल छोटी हो जाती है इसलिए इसको नाम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और कंबाइन करके हमने बोला एक कलर के हिसाब से, एक सेल के साइज के हिसाब से। ये एनीमिया में आप पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है। अब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है, ये मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मैचुरेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। अब मैचुरेशन में हमें पढ़ा है कि मैचुरेशन के टाइम पे सेल का साइज कम होता चला जाता है। अब अगर मैचुरेशन प्रॉपर ना हो, कहीं बीच में ही सेल्स का मैचुरेशन अटक जाए, तो सेल का साइज कंपैरेटिवली नॉर्मल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें जो सेल का साइज है वो बड़ा होता है, इसलिए इनके एनीमिया को हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है वो कहलाता है आपका मैक्रोसिटिक एनीमिया, सेल का साइज ज़्यादा रह जाता है, या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इन दोनों पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे और मैक्रोसिटिक एनीमिया पे या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे, वो जो कि हम एनीमिया की वीडियोज़ में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में चाहिए पर चाहिए फॉर RBC फॉर्मेशन। और विटामिन C, तो विटामिन C क्या करता है, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज दी आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन C बढ़ाता है, इसलिए खट्टे फलों को खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनीमिया से बचने के लिए या RBC के सिंथेसिस के लिए। और प्रोटीन्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइट में होनी चाहिए। और इसका एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, इवन प्रेगनेंसी से भी जस्ट पहले कहते हैं कि प्रेगनेंसी कोई प्लान कर रहा हो तो उसको हम आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाना शुरू करते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ओके। और शुरू के जब इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं, लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो फॉलिक एसिड की और आयरन की टैबलेट्स उसको दी जाती है। अब आते हैं अदर फैक्टर्स, जिसमें आपका हाइपोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपोक्सिया जैसे इसका सबसे कॉमन फैक्टर होता है हाई एल्टीट्यूड। जब ऊपर आप जाते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो थोड़े रेड कलर के होते हैं, रेडिश होते हैं, क्योंकि उनमें RBC का नंबर ज़्यादा होता है। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें वो लाल इसलिए लगते हैं देखने में कि भाई उसमें जो है RBC का नंबर ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब हाई एल्टीट्यूड होता है तो हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर इरेथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि इरेथ्रोपोएटिन के सिक्रीशन के लिए हाइपोक्सिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम हो जाना, तो किडनी से इरेथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, इसलिए RBC का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। तो हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड, इरेथ्रोपोएटिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ये आपका सिक्रीट कहाँ से होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की ऑक्जेंटिक सेल से ये सिक्रीट होता है। और इसका काम क्या है, इट इंक्रीजेज द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। लेकिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये एब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम में, मतलब इलियम के लास्ट पार्ट में ये एब्जॉर्प्शन होता है। पर सिंथेसिस कहाँ हो रहा है विटामिन, इसका जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसका सिंथेसिस होता है ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक से, और ये हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। पर कहाँ से होता है एब्जॉर्प्शन, टर्मिनल इलियम से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इरेथ्रोपोइसिस। यानी इरेथ्रोपोइसिस को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है कि अलग अलग एज में जो इरेथ्रोपोइसिस है वो अलग अलग जगह से हो रहा है, यूट्रस फीटस में अलग, चिल्ड्रन में अलग और बड़ों में अलग। उसके बाद इसकी स्टेजेस ये इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। और बहुत ही सिंपल है कि ऊपर की 2 हैं, फिर ये तीनों अर्ली इंटरमीडिएट लेट है, और नीचे भी 2 हैं, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और फिर इसका रेगुलेशन जिसमें हार्मोनल फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं और अदर फैक्टर्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इरेथ्रोपोइसिस, एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है।